अब तक कोई भी जजमेंट आपने सुनी होगी या पढ़ी होगी तो उसमें कैसे लिखा जाता है कि तमाम साक्ष्यों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए किसी को कन्विक्ट किया जा रहा है या किसी को एक्विट किया जा रहा है। मूवीज में भी, पिक्चरों में भी आपने अगर कभी किसी जज को ये डायलॉग देते हुए सुना होगा कि वो फाइनल जजमेंट दे रहे हैं, तब भी यही बोला जाता है, क्योंकि यही होता है। बोलते समय क्या बोला जाता है कि तमाम साक्ष्यों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये सजा दी जा रही है या फिर इस व्यक्ति को छोड़ा जा रहा है। पिक्चरों में भी आपने यही डायलॉग सुना होगा। एक्चुअल में भी यही होता है। कोर्ट में, कानून में जो भी जजमेंट पास की जाती है वो इसी आधार पर की जाती है। किसी एक व्यक्ति को सिर्फ सुनकर या किसी एक पक्ष को सुनकर उसकी बात को मानकर जजमेंट नहीं की जाती है। तमाम साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर ही जजमेंट दी जाती है। लेकिन आज हम एक ऐसी जजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें ऐसा नहीं दिख रहा है कि तमाम साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर जजमेंट दी जा रही हो। उस जजमेंट में ऐसा लिखा गया है कि एक लड़की के बयान पर विश्वास करके, सिर्फ उसके ऊपर विश्वास करके, फेथ करके जजमेंट लिखी गई है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये जजमेंट में लिखा है। ये जजमेंट है जोधपुर हाईकोर्ट की आसाराम बापू की अपील की जजमेंट। इस जजमेंट के पैरा नंबर 32 में कोर्ट ने कहा है कि उस कुटिया पर सिर्फ किसी पर विश्वास के आधार पर व्यक्ति चलने लगता है और अपनी सोच नहीं लगाता है। तो एक तरफ तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फेथ के ऊपर इतना लिखा कि एक साधु संत पे इतना फेथ था इस विक्टिम फैमिली का, जिस फेथ की वजह से ये सारी घटना हुई। तो एक तरफ तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस फेथ को, इस श्रद्धा को, विश्वास को गलत बताया है कि ये गलत चीज है, फेथ इतना नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने खुद इस जजमेंट में इतना फेथ विक्टिम पर दिखा दिया है। यानी एक तरफ तो आप कह रहे हो कि विक्टिम की फैमिली ने फेथ नहीं करना चाहिए था साधु पर, संत पर, किसी पर भी, लेकिन दूसरी तरफ ऑनरेबल हाई कोर्ट की इस जजमेंट ने विक्टिम पर इतना फेथ कर लिया है। जब आप फेथ को गलत बता रहे हो तो आपने भी विक्टिम पर इतना फेथ नहीं करना चाहिए। आपने भी क्या करना चाहिए, यानी जजमेंट ने भी क्या करना चाहिए, जजमेंट क्या होनी चाहिए कि किसी पर भी फेथ नहीं होना चाहिए, ना ही विक्टिम की तरफ ना ही एक्यूज की तरफ, दोनों तरफ ही फेथ नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए, जो लीगल प्रिंसिपल्स हैं, जो लॉ है, जो एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस है, वो अप्लाई करना चाहिए। फेथ किसी पर भी नहीं करना चाहिए। जैसे इस जजमेंट में फेथ के बारे में लिखा है कि किसी साधु संत पर फेथ नहीं करना चाहिए अंधा, वैसे ही विक्टिम पर भी अंधा फेथ नहीं करना चाहिए, वैसे ही एक्यूज पर भी अंधा फेथ नहीं करना चाहिए। जुडिशरी ने तो अपनी जजमेंट में, जजमेंट कैसी होनी चाहिए कि बिल्कुल अनबाइस्ड, किसी पर भी फेथ नहीं होना चाहिए। अगर कोई विक्टिम का स्टेटमेंट है भी तो उस विक्टिम के स्टेटमेंट को भी प्रॉपरली चारों तरफ से लीगल प्रिंसिपल्स, जो भी एस्पेक्ट्स हैं उसके तहत स्क्रूटनाइज करना चाहिए। स्क्रूटनी प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि अगर स्क्रूटनी नहीं की जाती है तो एक सोल टेस्टिमनी पर अगर किसी को कन्विक्शन की जा सकती है तो फिर तो बिना स्क्रूटनी के अगर की जा सकती है, फेथ के आधार पर ही अगर की जा सकती है, फिर तो ट्रायल की भी जरूरत नहीं है, फिर तो अपील की भी जरूरत नहीं है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की भी जरूरत नहीं है। फिर तो कोई भी किसी पर भी स्टेटमेंट कह दे कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा ऐसा क्राइम किया है, तो उसके बाद से आप फेथ करके कि भाई वहां पर तो दो लोगों के अलावा और कोई था ही नहीं, विक्टिम और एक्यूज के अलावा कोई था ही नहीं, इसलिए विक्टिम पर ही विश्वास करना पड़ेगा, विक्टिम पर ही फेथ करना पड़ेगा। इसी आधार पर अगर करना है तो फिर तो ट्रायल की जरूरत ही नहीं, फिर तो एविडेंस एक्ट की जरूरत नहीं, फिर तो हाई कोर्ट में अपील में जाकर एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस करने की भी जरूरत नहीं, फिर तो सुप्रीम कोर्ट की भी जरूरत नहीं। फिर जरूरत ही क्या है, फिर तो कोई भी स्टेटमेंट कह दे और उसके बाद से डायरेक्टली कन्विक्शन कर दिया जाए। फिर इतना सालों तक ट्रायल गुजारना, फिर इतने सालों तक अपीलेट पीरियड गुजारना, वो सब की जरूरत ही नहीं ना। फिर जरूरत क्यों है, क्यों बनाया गया एविडेंस एक्ट, क्यों ये जुडिशरी, क्यों ये प्रॉपर प्रोसीजर लॉ का बनाया गया, ताकि कोई भी किसी को झूठा ना फंसा सके, ताकि कोई भी अपराधी बच ना सके लेकिन कोई निर्दोष फंस भी ना सके। ये जुडिशियल प्रिंसिपल है कि अगर कोई अपराधी छूटे नहीं, ये ध्यान रखना है, तो ये भी ध्यान रखना है कि कोई आसाराम बापू की जो घटना हुई है वो हुई है। अब इसी बात में से एक और बात उठती है जो कि मैं पहले भी डिस्कस कर रही थी, प्रोबेबिलिटी के एंगल को, जो कि है कि अगर शिल्पी और शरद ने विक्टिम के पेरेंट्स को छिंदवाड़ा में बुलाया था और कहा कि बापू के पास ले जाओ, बापू ने बुलाया है, तो अब ये क्वेश्चन भी तो उठता है कि अगर आसाराम बापू को ये घटना करनी ही थी तो फिर उनके पास तो एम्पल चांसेस थे ना कहीं भी करने के। जब विक्टिम उन्हीं के स्कूल में पढ़ रही है, उन्हीं के गुरुकुल में पढ़ रही है, तो इतना लंबा प्रोसीजर करने की क्या जरूरत है, वो भी पेरेंट्स को बुला के, पेरेंट्स के सामने ही करवाने की क्या जरूरत है। मतलब आप खुद ही अपने ऊपर शंका खड़ा कर रहे हो कि पेरेंट्स को बुला रहे हो और जोधपुर के वहां पर कुटिया में पेरेंट्स को बाहर ही बिठा रहे हो और फिर उसके बाद से 1.5 घंटा विक्टिम को अपनी कुटिया के अंदर पूरी घटना कर रहे हो। ये बिल्कुल ही ह्यूमन कंडक्ट के ऑपोजिट लगता है। लेकिन इस पर डिस्कशन
हाई कोर्ट की जजमेंट में नहीं है। एक और डिस्कशन इंपॉर्टेंट था जो भी हाई कोर्ट में मुझे जजमेंट में नहीं दिख रहा है कि जो फैक्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि जब मनई कुटिया में जो ये सारी घटना हुई थी उस समय जब ये फर्स्ट टाइम यानी कि जब रात को वहां पर पहुंचे तो आसाराम बापू से जब ये विक्टिम फैमिली मिले तो विक्टिम फैमिली ने जो आसाराम बापू को बताया भूत प्रेत के बारे में कि विक्टिम के ऊपर ऐसा है, जो भी फैक्ट्स है, तो आसाराम बापू ने क्या जवाब दिया वो एविडेंस में है। आसाराम बापू ने ये बोला विक्टिम के फादर को कि तुम 11 दिन का अनुष्ठान करो जोधपुर में ही रह के, और विक्टिम के लिए बोला कि विक्टिम अहमदाबाद जाके अनुष्ठान करे। यानी जो उपाय था वो वहां पर आसाराम बापू ने क्लियर बता दिया था, जो उपाय करना था वो बता दिया था। अगर जजमेंट का ये कहना है कि वो इतने ही फॉलोअर्स डिवोटीज थे आसाराम बापू के तो उतना ही वो फॉलो कर लेते और उतना फॉलो करने के लिए वहां से फिर चले जाते। लेकिन वो क्यों रुके रात को वहां पर? रात को वहां पर रुके ही क्यों? आसाराम बापू ने कहा हो उनको रात को रुकने का, ऐसा कुछ नहीं है। डिटेल फैक्ट ये है कि वो रुके वहां पे अपनी मर्जी से, यानी वो सेटिस्फाइड नहीं थे इस बात से कि 11 दिन वहां पे अनुष्ठान किया जाए या फिर अहमदाबाद में अनुष्ठान किया जाए। वो स्पेसिफिकली जानबूझकर जोधपुर में रुके हैं। इस पर भी बहुत डिटेल एनालिसिस नहीं किया गया। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, यानी अगर हम बैठेंगे चर्चा करने तो ये एक दिन की बात है ही नहीं। और इसीलिए सीनियर एडवोकेट कामत जी ने जो जोधपुर हाईकोर्ट में आर्ग्यूमेंट किया वो कई दिन तक आर्ग्यूमेंट चला, मैंने सुना है। हालांकि मैं सब दिन का आर्ग्यूमेंट नहीं सुन पाई, लेकिन ऑब्वियस सी बात है इतने दिन की आर्ग्यूमेंट होनी ही पड़ेगी। बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि मैं इस वीडियो में सारे कवर नहीं कर सकती हूँ। बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज है, कॉन्स्पिरेसी के एंगल्स हैं, झूठा क्यों फंसाया गया इस बात के भी बहुत सारे प्रूफ हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और रिटन आर्ग्यूमेंट्स में बहुत सारी ये चीजें डाली गई थी हाईकोर्ट के पास में, लेकिन हाईकोर्ट की जजमेंट में वो सारी चीजें नहीं दिख रही हैं। बहुत अच्छे से सारे एविडेंस को अप्रिशिएट नहीं किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट में भी जाने पर यही मेन पॉइंट होना चाहिए कि हाई कोर्ट ने सारे एविडेंस को अप्रिशिएट नहीं किया है, डिस्क्रिपेंसीज को नहीं गौर किया है, और पर्टिकुलरली ऐसे केसेस में जहां पर कि सोल टेस्टिमनी पर रिलाई किया जाता है और जहां पर मटीरियल ओमिशन है कि पर्टिकुलर रेप के इंसिडेंट पर ही ओमिशन है, तो ऐसे केस में तो हाई कोर्ट ने और अच्छे से स्क्रूटनी करनी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये आर्गुमेंट होना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एटलीस्ट अब इस केस में दखल दे, बिकॉज अगर इस केस में दखल नहीं दिया जाता है और ये जजमेंट इस तरह की पास हुई है तो ये तो एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है। क्योंकि अगर इस तरीके से जजमेंट्स पास होने लगेंगी फिर तो रेप लॉज का जो मिसयूज है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि फिर रियल में जो रेप लॉज को स्ट्रिक्ट बनाया गया, जिस मकसद से बनाया गया था कि ऐसे केसेस में जिसमें कि सच में ऐसे अपराधी जो कि रेप करते हैं उनके लिए नज़ीर बनने के लिए ये लॉज को स्ट्रिक्ट बनाया गया था, लेकिन अगर इनका मिसयूज होने लग जाएगा तो कल को कोई रियल विक्टिम पर भी विश्वास नहीं कर पाएगा, कल को कोई रियल केस में भी जस्टिस नहीं मिल पाएगा। और मालूम है इतने सारे रेप और मर्डर के केसेस में आज भी ट्रायल पेंडिंग है और आज भी कितने सारे केसेस में एक्विटल हो जाते हैं, क्योंकि कोई कानून का अगर अत्यधिक मिसयूज होने लग जाए और कोई कानून का मिसयूज पर ऐसी जजमेंट आने लग जाए जिस जजमेंट पे एविडेंस को अप्रिशिएट ना करके विक्टिम के ऊपर सिर्फ फेथ करके जजमेंट करने लग जाएंगे तो और मिसयूज बढ़ेगा। और जितना ज्यादा किसी लॉ का मिसयूज होता है उस लॉ की अहमियत उतनी ही ज्यादा और कम होती चली जाती है। और ये केस तो और भी